अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और एमकेट रिव्यू बायोलॉजी में जब हमने पिछली वीडियो देखी थी, जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे। मैंने आधा पढ़ाया था क्योंकि मुझे जॉब पे जाना था, तो अब इसे कंटिन्यू करते हैं। ये जो वायरसेस का टॉपिक है, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो वायरस का जो वर्ड है उसका मतलब पता होना चाहिए। ऑल्दो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बट स्टिल पूछा जा सकता है और बहुत सारे लोगों को वायरस का मतलब नहीं पता होगा, तो ये बात आपने याद रखनी है। देन पहला जो वायरस था जो डिस्कवर किया गया था वो जिस प्लांट से किया गया था, जिस डिजीज़ से किया गया था, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। और ना सिर्फ इसका कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, हो सकता है आपको इसका साइंटिफिक नेम दे दें कि भाई जो वायरस है उसे आइसोलेट किया गया था जिस प्लांट से, वो कौन सा है। नीचे 5 साइंटिफिक नेम्स होंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए कि टोबैको प्लांट का जो है वो साइंटिफिक नेम क्या होता है। देन ये दो नेम्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 आइवानोस्काई, इस शख्स ने बताया था कि भाई जो वायरसेस हैं वो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हेल्दी इंडिविजुअल तक जा सकते हैं, तो ये पॉइंट जो है इसने दिया था, यानी स्प्रेड हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप उसका जो स्प्रेड है वो रोक सकते हैं आप। एंड देन दूसरा बंदा जो है जिसका नाम वेंडल स्टेनली था, इसने जो है वो क्रिस्टलाइज किया था इन्फेक्शियस पार्टिकल को, यानी आइसोलेट किया था और फिर फर्दर स्टडी किया गया था उसे। तो वो टोबैको मोज़ेक वायरस था जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ कॉज करता है टोबैको प्लांट के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं वायरस की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये बताना चाहिए कि दे आर नॉन सेलुलर, और ये भी बताना चाहिए कि वाई दे आर नॉन सेलुलर। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप पढ़ते हैं कि सेल के होने के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, एक अदद बाउंड्री होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद एक कंट्रोल सेंटर होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और बीच में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के दरमियान में एक अदद फ्लूइड होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर ज़रूरी मशीन्स लगी हुई होती हैं जिन्हें आप ऑर्गेनल्स का नाम देते हैं, जो कि सेल के तमाम फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं ना। वायरस के पास ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से उसे सेल नहीं कहा जा सकता, तो वायरस के पास सामने कुछ भी नहीं है। वायरस के पास न्यूक्लियस नहीं होता, वायरस के पास सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटीरियल होता है जो या तो डीएनए या आरएनए होता है, तो न्यूक्लियस ही नहीं है। सेकंड क्या नहीं है वायरस के पास साइटोप्लाज्म नहीं है, उसके पास अपनी कोई मशीनरी नहीं होती, और वायरस के पास मेम्ब्रेन भी नहीं होती। ठीक है, कुछ वायरसेस के पास एनवेलप होता है जो कि मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, बट अदर देन दैट वायरसेस के पास यूजुअली सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रोटीन कोट, और एक उसके अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए आरएनए होता है इस तरह से, और इसके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग चढ़ी होती है बस। कुछ वायरसेस के पास इसके अलावा भी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट द पॉइंट इज कि इन दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर भी हम सेल नहीं कह सकते, तो वायरसेस आर नॉन सेलुलर। और वो कौन से सेल्स हैं जिन्हें सेल कहा जाता है बट दे आर एक्चुअली नॉट सेल, तो ये आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 14 के अंदर। आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उन्हें सेल नहीं कहा जा सकता बिकॉज उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। सिमिलरली आपके जो प्लेटलेट्स हैं उन्हें सेल नहीं कहा जा सकता बिकॉज उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये क्वेश्चन मिलाकर दिया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेल, और 4 चीज़ें दे दी जाएँ, 3 ये चीज़ें दे दी जाएँ, और एक जो है वो वाइट ब्लड सेल दे दें, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेल, तो 3 ये दे दिए जाएँ और चौथा जो है वाइट ब्लड सेल दे दिया जाए, तो वाइट ब्लड सेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज इन स्ट्रिक्ट सेंस रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रू सेल्स। फिर आपको पता होना चाहिए कि वायरसेस जो हैं उनकी ये 2 टाइप्स क्या होती हैं और इसका मतलब क्या होता है। वन इज़ कॉल्ड विरलेंट एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड टेम्परेट। ये मैं बता चुका हूँ, ये पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसको नहीं समझ आता वो जाके वीडियोस देख ले। तो विरलेंट वायरसेस वो होते हैं जो डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखते हैं, जो सेल को सिर्फ डिस्ट्रॉय करना जानते हैं, सेल में आते हैं अपना काम करते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। जबकि टेम्परेट वायरसेस वो होते हैं जो पीस लविंग होते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार इनका दिमाग घूम जाता है तो फिर ये डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो ये दोनों काम कर सकते हैं, पीसफुली भी रह सकते हैं और उसके बाद डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। विरलेंट वायरसेस को सिर्फ एक ही काम आता है, तोड़ फोड़ आती है। तो ये 2 तरह के वायरसेस आपको पता होने चाहिए, इनकी डेफिनेशंस। अच्छा, देन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जीनोम के ऊपर ना एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक लास्ट ईयर के टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि वायरसेस का जो जीनोम है वो कंसिस्ट करता है किस चीज़ के ऊपर। तो इसके ऊपर वावेला हुआ था, क्योंकि आपको मैंने बताया है, आपको पता भी है कि वायरस के अंदर, किसी एक वायरस के अंदर अगर आप झांक के देखेंगे तो आपको या तो डीएनए मिलता है या आरएनए, दोनों नहीं होते, क्योंकि है इतना चुन्ना सा वायरस के पास जगह ही नहीं होती। 1 BHK का फ्लैट है वो, ठीक है, उसके अंदर जगह नहीं होती। तो बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है हम सबके पास डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, लेकिन वायरस के पास इनमें से कोई एक चीज़ होती है। अब क्वेश्चन ये था कि वायरस का जीनोम, मुझे सही से याद नहीं है क्वेश्चन क्या था, मुझे ये भी याद नहीं है कि उसके बाद उसका क्या हुआ, कैंसिल हुआ या फिर वही आंसर था। उसका एक्चुअल जो आंसर था वो डीएनए एंड आरएनए था, और आरएनए नहीं, डीएनए एंड आरएनए। तो उसमें मेरा लॉजिक ये था कि बेसिकली यहाँ पर जो बात हो रही है ये वायरसेस की बात हो रही है, एक वायरस की बात नहीं हो रही। जैसे अगर मैं कहूँ ना कि एक वायरस के जीनोम में क्या होता है, तो आप कहेंगे या तो डीएनए या आरएनए, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ वायरसेस का जीनोम, तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ तमाम वायरसेस को मिलाकर। तो तमाम वायरसेस को मिलाकर अगर हम उनका जीनोम देखें, जीनोम कहते हैं ऑल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो तमाम वायरसेस को अगर मैंने मिला दिया तो उनके जीनोम में डीएनए भी आ रहा है और उनके जीनोम में आरएनए भी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है। यहाँ पर भी अगर आप देखें
तो देयर जीनोम लिखा हुआ है, देयर जीनोम कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए। अब इसकी वजह से बड़ा कन्फ्यूजन हुआ था कि इन्होंने भी यहाँ पे देयर जीनोम देकर आगे दिया हुआ था डीएनए और आरएनए, जबकि क्वेश्चन के अंदर डीएनए एंड आरएनए दिया हुआ था। तो यहाँ तक की बात इतनी है कि मेरे ख्याल में अगर एक वायरस की हम बात करें तो डीएनए या आरएनए बोला जाएगा, और अगर हम वायरसेस की बात करें, ओवरऑल तमाम वायरसेस को मिलाकर बात करें, तो हम समझ लेंगे कि वायरसेस मिलाकर एक हो गया यूनिट। तो उस कंडीशन के अंदर चूँकि आरएनए वायरसेस भी हैं, डीएनए वायरसेस भी हैं, और दोनों जीनोम की डेफिनेशन में आ जाएंगे, तो फिर डीएनए एंड आरएनए बनेगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। देन इनकी जो प्रोटीन कोड, प्रोटीन की कवरिंग है जिसे कैप्सिड कहते हैं, ये याद रखना है, कैप्सोमेयर से बनती है, याद रखना है। और ये जो नंबर ऑफ कैप्सोमेयर है ना, ये हर वायरस का पर्टिकुलर होता है, यानी कितना कैप्सोमेयर के यूनिट मिलकर कैप्सिड बनाएंगे, ये डिफरेंट वायरसेस के अंदर डिफरेंट होता है। ये दो चीज़ें नेसेसरी हैं, एक तो न्यूक्लिक एसिड जो जीनोम बेसिकली कहला रहा है, और दूसरा कैप्सिड, ये प्रोटीन कोड है, ये हर वायरस के अंदर पाया जाता है। अब कुछ वायरसेस के अंदर इसके अलावा एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें एक्सेसरी कहते हैं, यानी ये मेन नहीं है, ये एडिशनल है। तो एक वायरल एनवेलप है जो बेसिकली मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। मैंने समझाया था कि कुछ वायरसेस जाते हुए गिफ्ट ले जाते हैं, थोड़ा सा हिस्सा सेल का ले जाते हैं अपने अराउंड लपेट के, तो वो उनका एनवेलप बन जाता है। एंड देन टेल फाइबर्स, ठीक है, तो बस इतना काफ़ी है इसमें। अच्छा, देन आपको कुछ वायरसेस की ना शेप्स पता होने चाहिए जो बुक के अंदर दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल हेलिकल वायरस, इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, कौन सा वायरस हेलिकल है, तो ये वही फर्स्ट वायरस है जिसे टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। यहाँ पर ये बना हुआ है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस है और ये इसका हेलिकल शेप है। इसकी पूरी डायग्राम आपने याद रखनी है, इसकी पूरी डायग्राम आपने याद रखनी है। किसी भी पॉइंट को हाइड करके आपसे लेबलिंग पूछी जा सकती है कि भाई ये क्या है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं। स्पेशली बैक्टीरियोफेज के अंदर मल्टीपल नेम्स हैं, तो आपको ये पूरी की पूरी लेबलिंग पता होनी चाहिए। अच्छा, इसका जो शेप आपको नज़र आ रहा है, ये कैप्सिड है इसका जो शेप आपको नज़र आ रहा है, इसको आइकोसाहीड्रल कहते हैं, जो मल्टीपल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है, ये शेप आइकोसाहीड्रल कहलाता है। ये बुक के अंदर आगे कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, आइकोसाहीड्रल, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है बैक्टीरियोफेज। ना बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है, ये बैक्टीरियोफेज ही था। बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है वो एटलीस्ट 5 सेपरेट प्रोटीन से मिलकर बना होता है, यानी 5 तरह की प्रोटीन्स होते हैं। और बताया भी है कहाँ कहाँ, एक प्रोटीन हेड बनाती है, एक प्रोटीन टेल कोर बनाते हैं, एक कैप्सिड बनाती है, एक बेस प्लेट बनाती है, बेस प्लेट सॉरी, और टेल फाइबर। सो ये 5 तरह के डिफरेंट प्रोटीन्स है जो डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। देन वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, क्योंकि जब आप आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आरएनए वायरस और डीएनए वायरस, वहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी मेंशन है कि बैक्टीरियोफेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप इसकी लाइफ साइकिल भी पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बैक्टीरियोफेज का जीनोम क्या है, तो क्या उसके अंदर डीएनए होता है या आरएनए होता है? तो उसके अंदर बेसिकली डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है क्योंकि बैक्टीरियोफेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन। अब इससे बच्चों की जान जाती है। क्लासिफिकेशन जो है ये बेसिकली 2 बेसिस के ऊपर की गई है। आपको पता है हमेशा किसी ना किसी चीज़ को बुनियाद बना के करते हैं। तो एक तो मॉर्फोलॉजी की बेस के ऊपर है, यानी शेप की बेस के ऊपर, तो रॉड शेप हैं या स्फेरिकल हैं या टेडपोल हैं। तो टेडपोल बैक्टीरियोफेज को कह रहे हैं, स्फेरिकल पोलियो वायरस को कह रहे हैं, और रॉड शेप जो है वो टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस को कहते हैं। उसके बाद दूसरी है न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, डीएनए आरएनए के ऊपर। तो ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। अब हम इसे देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस स्ट्रैंड और माइनस स्ट्रैंड आरएनए का फ़र्क क्या होता है। मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्लस स्ट्रैंड आरएनए वो होता है जो डायरेक्टली जाकर राइबोसोम से प्रोटीन बनवा देता है, और माइनस स्ट्रैंड आरएनए वो होता है जिसकी पूरी डेफिनेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस वो होते हैं जो ऐसा आरएनए कैरी करते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू मैसेंजर आरएनए, यानी ये डायरेक्टली बिहेव नहीं कर सकता एज अ मैसेंजर आरएनए। ये राइबोसोम के पास जाता है, राइबोसोम कहते हैं तू निकल यहाँ से। तो ये आरएनए जाके एक और आरएनए बनाता है और फिर ये दूसरा वाला आरएनए जाके राइबोसोम से प्रोटीन बनवाता है। तो ये पहला वाला आरएनए ना जिसकी कोई औकात नहीं थी, ये कॉम्प्लीमेंट्री था, इसके कॉम्प्लीमेंट्री था। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? यानी इसमें अगर यहाँ पे एडेनिन लगा होगा तो इसमें यहाँ पे यूरेसिल लगा हुआ था, इसमें अगर यहाँ पे साइटोसिन लगा होगा तो इसमें यहाँ पे ग्वानिन लगा हुआ था। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ये रूल होता है, एडेनिन बाइंड करता है थायमीन के साथ डीएनए में, और ग्वानिन बाइंड करता है साइटोसिन के साथ। और अगर आरएनए की बात हो तो एडेनिन के सामने यूरेसिल होता है और ग्वानिन के सामने साइटोसिन। ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस कहलाता है। तो आप ये ना समझे कि ये वाला जो आरएनए था पहले वाला और जो बाद में आरएनए बना ये सेम है, इनकी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होती है। यहाँ तक की बात क्लियर है।
अच्छा, इसके बाद आपने ये सारी एग्जाम्पल्स लाजमी याद रखनी है। वैसे तो नहीं पूछी जानी चाहिए, बहुत बेकार क्वेश्चन है, रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल। ये जो ब्रैकेट्स के अंदर एग्जाम्पल लिखी हुई है ये सारी आपको पता होनी चाहिए। हम कोशिश करते हैं, अभी देखते हैं कि ये पूरा पेज आपने एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है। बार बार इसे देखें और इसे एज इट इज़ पिक्चर बिठा लें अपने माइंड के अंदर, ताकि आपको क्वेश्चन देखते याद आ जाए, पूरा पेज आपके माइंड के सामने आ जाए और आप पता लगा सकें कि कौन सी एग्जाम्पल किसके अंदर थी, जिस सीक्वेंस के अंदर ये यहाँ पर। अगर आपके पास कोई बेटर आइडिया है, कोई बेटर निमोनिक है, कोई बेटर आइडिया आपके पास है इसे याद करने का, तो ठीक है। अदरवाइज जिस सीक्वेंस के अंदर इस पेज के ऊपर दिए हुए, पहले अनवेलप दिए हुए, फिर अनवेलप दिए हुए, प्लस स्ट्रेन, उसके बाद माइनस स्ट्रेन, तो ये एज इट इज़ अगर आप याद रख लें तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अब पहले हम देख लें और क्या इंपॉर्टेंट है। देखें, इसमें ना ये रेट्रोवायरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों रेट्रोवायरस इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये वो वायरस है, नॉर्मली हमारे अंदर ये होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है। ये वो वायरस है जो उल्टा काम करते हैं, ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं, और इसके लिए एक अदद एंजाइम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इस प्रोसेस का नाम भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो ये पूछा जा सकता है, डीएनए से आरएनए बनना जो है ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। इसकी दो एग्जाम्पल हैं, एक HIV है जिसके पास आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, और एक हेपेटाइटिस बी वायरस है जिसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसका डीएनए होता तो डबल स्ट्रैंडेड है बट इनकम्प्लीट होता है। तो ये वाहिद वायरस है कि जिसका जो डीएनए है वो इनकम्प्लीटली डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। ये आगे भी जब हेपेटाइटिस बी का टॉपिक आएगा तब मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। रेट्रोवायरस याद रखना है, रेट्रोवायरस की एग्जांपल्स याद रखनी है, रेट्रोवायरस के एंजाइम का नाम याद रखना है, और रेट्रोवायरस के अंदर जो प्रोसेस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये आपने याद रखना है। इसके बाद अगर आप इसके ऊपर आएँ, दिस रियो वायरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि नॉर्मली आप पढ़ते हैं आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इन वायरसेस के पास जो आरएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कॉज करता है एक बीमारी जिसका नाम है कोलोराडो टिक फीवर। तो ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए कि रियो वायरस आरएनए है डबल स्ट्रैंडेड एंड कॉज करता है कोलोराडो टिक फीवर। देन दिस वायरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पार्वो वायरस, ठीक है। ये बिलोंग तो करता है स्मॉल जीनोम डीएनए वायरसेस से, लेकिन ये ऐसा वायरस है कि जिसके पास डीएनए होता है, लेकिन डीएनए कैसा होता है? डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। नॉर्मली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन इस वायरस के पास डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अच्छा, अब अगर हम इसके ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन बनाएं जो इसको यहाँ से जोड़ेगा चैप्टर नंबर 2 के साथ, तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि भाई पार्वो वायरस है ना, इनसे हमें मिला डीएनए, अब ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। अगर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि डीएनए कौन सा है, आरएनए कौन सा है? तो इसका आसान आंसर ये होता है कि आप देखेंगे कि इसके अंदर शुगर कौन सी है। शुगर जो है अगर डीऑक्सीराइबोज है तो ये डीएनए है, और अगर इसके अंदर शुगर राइबोज है तो ये आरएनए है। सिमिलरली आप नाइट्रोजनस बेसिस देखेंगे, अगर इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन के साथ थाइमीन है तो ये डीएनए है, और अगर इसके अंदर चौथी बेस यूरासिल है तो ये आरएनए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर भी बनाया जा सकता है, और ये क्वेश्चन रियो वायरस के साथ भी बनाया जा सकता है कि हमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिला, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर शुगर और बेसिस का डिफरेंस आता है। तो ये आपने याद रखना है। कहाँ गया? तो पार्वो वायरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और रियो वायरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। मीडियम एंड लार्ज जीनोम के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हर्पीज़ याद रख लें, हर्पीज़ के बारे में इतना याद रख लें कि इनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है डीएनए का, तो बस ये मीडियम और लार्ज जीनोम के अंदर आ जाएंगे, दैट्स इट, इतना याद रख लें। अब आ जाते हैं ऊपर। तो ये 3-4 कैटेगरीज से मैं बता चुका हूँ, इसमें से सिर्फ पार्वो वायरस याद रखना आपने स्मॉल जीनोम में से, क्योंकि इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहाँ से रियो वायरस याद रखना है क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और यहाँ से रेट्रोवायरस याद रखना है। अब आ जाए इसके ऊपर, ये बच गया यहाँ पे। तो पहली कैटेगरी जो है ये प्लस स्ट्रैंड आरएनए है, जो कि अनएनवेलप्ड है, बिना एनवेलप के। उसके बाद एनवेलप के साथ प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस है, एंड देन माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस। अब इसको आपने कुछ ना कुछ करके याद रखना है कि प्लस स्ट्रैंड आरएनए जो अनएनवेलप्ड है उसकी एग्जांपल पोलियो या राइनो वायरस है, और आपने ये भी याद रखना है कि ये क्या कॉज करते हैं। पोलियो वायरस पोलियोमाइलाइटिस कॉज करता है, राइनो वायरस फ्लू कॉज करते हैं, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि द वायरस विच कॉजेज पोलियोमाइलाइटिस इन ह्यूमन बींग्स इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो आपको 4 कैटेगरीज दे दी जाएंगी कि अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, एनवेलप्ड है, या माइनस स्ट्रैंड है, या रेट्रोवायरस है। सिमिलरली हेपेटाइटिस ए और सी, हेपेटाइटिस ए और सी कॉज करवाने वाले वायरस किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? अब देखें यहाँ पर ना
एक छोटा सा पॉइंट अलग हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए और सी वाले वायरस जो हैं वो एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हेपेटाइटिस बी वाले वायरस जो हैं ये दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो दिस अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट का आपको पता होना चाहिए कि ए और सी किससे बिलोंग करते हैं और बी किससे बिलोंग करता है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ यही याद रखा कि हेपेटाइटिस वाले वायरस जो हैं वो बिलोंग करते हैं एनवेलप वाली कैटेगरी से, तो अगर किसी ने हेपेटाइटिस बी पूछ लिया तो शायद आप यही लगा कर आ जाएँ, हालांकि वो बिलोंग करता है रेट्रोवायरस की कैटेगरी से। अच्छा, देन वी हैव माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। इसमें आपको ये वायरस तो लाजिम पता होना चाहिए, रैप्डो वायरस। क्यों? क्योंकि ये रेबीज़ कॉज करते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, तो यही पूछा जा सकता है कि रेबीज़ कॉज करने वाले वायरस जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पे मम्स दिया हुआ है। अब मम्स जो है ना, इसका वायरस यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। मम्स जो है ये कॉज करते हैं मीजल्स और मम्स, ये दो बीमारियाँ ये पैरामिक्सो वायरस कॉज करते हैं। ये आगे लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आपने ये यहाँ से याद रखना है कि पैरामिक्सो वायरस जो मीजल्स और मम्स कॉज करते हैं वो भी इस माइनस स्ट्रेन वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आसान तरीका यही है, देखिए नीचे वाले हटा दे तो ये 3 कैटेगरीज है जिनका आपको रट्टा लगाना है, बाकी आसान है। एक पार्वो वायरस है जिसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एक रियो वायरस है जिसके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, एक रेट्रो वायरस है इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की एबिलिटी है, और इसके अलावा वो जो हर्पीज़ वायरस है वो लार्ज जीनोम वाला है। बाकी इनका आपको रट्टा लगाना होगा एग्जाम्पल्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स के ऊपर। तो वायरॉइड्स और प्रियॉन्स की डेफिनेशन पहले कि वायरॉइड जो है ना ये आरएनए तो है, कैसा आरएनए है? सर्कुलर, यानी सीधा नहीं है, ये सर्कुलर है और ये नेकेड है। नेकेड का मतलब इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। अगर आप वायरस की बात करें तो वायरस के अंदर भी आरएनए होता है, लेकिन उस आरएनए के ऊपर कवरिंग होती है जो कि प्रोटीन की कवरिंग होती है, जिसे आप कैप्सिड कहते हैं। जो वायरॉइड्स होते हैं इनके पास सिर्फ आरएनए होता है और वो भी सर्कुलर होता है। दूसरा, ये इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को सिर्फ, ठीक है। तीसरा, ये कोई प्रोटीन इनकोड नहीं करते, ऑल्दो इनके पास वायरस है, इनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इससे कोई जाकर प्रोटीन नहीं बनती। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कोई प्रोटीन जो है वो नहीं बनाते, बट इनके अंदर ये एबिलिटी है कि रेप्लिकेट कर सकते हैं। एंजाइम्स ऐसे मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यदि ऐसे एंजाइम जो आरएनए से आरएनए बनाते हैं तो वो एंजाइम इस्तेमाल करते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और ये जो है अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। तो ये इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, उनके अंदर ग्रोथ को स्टंट करवा देते हैं, रोक देते हैं। तो ये 3-4 बातें जो कि वायरॉइड्स के बारे में इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आपसे सिंपल पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट वायरॉइड्स, ठीक है। नंबर 1, दे आर नेकेड सर्कुलर आरएनए, तो ये बात ट्रू है। नंबर 2, दे इन्फेक्ट प्लांट्स ओनली, they infect plants, ठीक है। एंड नंबर 3, वायरॉइड्स दे डू नॉट इनकोड प्रोटीन, ये भी सही बात है। नंबर 4, दे कैन रेप्लिकेट, एंड नंबर 5, दे इन्फेक्ट एनिमल्स, ठीक है। तो ये 5 बातें, इनमें से आपको गलत वाली बात जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दूसरे हमारे पास प्रियॉन्स के बारे में क्या है? दे आर मिसफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीन, ये मौजूद होती हैं ब्रेन के अंदर, और ये जब दूसरी प्रोटीन के साथ इन कांटेक्ट आती हैं तो इन्हें अपने जैसा बना देती हैं। अब चूंकि ये प्रियॉन है, ये एक प्रोटीन है, इसके पास ना तो डीएनए है ना आरएनए है, तो इसके पास रेप्लिकेशन की एबिलिटी नहीं है, यानी ये अपनी कॉपीज़ नहीं बना सकती। लेकिन होता यह है कि थ्योरी ये कहती है कि जब ये नॉर्मल प्रोटीन के साथ इन कांटेक्ट आती है तो यह उसे अपने जैसा कर देती है। तो वो एग्जांपल है ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, तो प्रियॉन जो है ना वो उसको देखकर नॉर्मल प्रोटीन उसके जैसी हो जाती है। इससे होने वाली 2 बीमारियां जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, मैड काउ डिजीज़ और स्क्रेपी, ये 2 बीमारियां हैं जो कि प्रियॉन्स कॉज करते हैं। इनके नाम आपको पता होने चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन, इनके बारे में भी ये 3-4 स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रियॉन्स। चलो भाई, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वायरल डिजीजेस, ट्रांसमिशन, स्प्रेड एंड कंट्रोल। बहुत आसान सा टॉपिक है। अब इसके अंदर वही कुछ बातें हैं। नंबर 1, बीमारियों के नाम और उनका ट्रांसमिशन। तो इनमें कुछ बीमारियां जो हैं इनके ट्रांसमिशन आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 के आखिर में कुछ चार्ट बना हुआ है, वहाँ पर भी कुछ वायरल डिजीज़ के नाम है और उनके ट्रांसमिशन भी है, तो वो वहाँ से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपने क्या देखना है भाई, पोलियो वायरस है, पोलियो माइलाइटिस कॉज करता है, एंड अगेन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो ये पहली कैटेगरी से बिलोंग कर रहा था जिसे आप अनएनवेलप प्लस स्ट्रेन कह रहे थे, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि कौन सा वायरस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, एटलीस्ट जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। देन कोल्ड्स, जो राइनो वायरसेस कॉज करते हैं, ये अगेन बिलोंग करते हैं सेम कैटेगरी से। अब राइनो वायरसेस या कोल्ड्स या जो फ्लू होता है, इसके खिलाफ इम्यूनिटी क्यों नहीं डेवलप होती, यानी एक बार होकर बार बार क्यों हो जाता है हमें? तो उसका रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है, बिकॉज इसको कॉज करने वाला एक वायरस नहीं है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, देयर आर डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइनो वायरसेस। तो मैंने बताया था कि कभी एक आता है, फिर अगली बार उसका भाई आता है, फिर उसकी बहन आती है, फिर उसके चाचा आते हैं। तो हर बार जो है वो आप किसी नए वायरस से लड़ रहे होते हैं, दैट इज़ वाई आपको इम्यूनिटी नहीं मिलती है, दैट इज़ वाई वैक्सीनेशन डेवलप करना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक हो गई बात। अब आ जाते हैं इन 3 बीमारियों के ऊपर।
एक बीमारी है एनसेफेलाइटिस, एक बीमारी है डेंगू एंड येलो फीवर। ये ऐसी बीमारियां हैं जो डिफरेंट वायरसेस से होती हैं एंड दे आर क्लासिफाइड एज आर्बो वायरसेस। ठीक है, ये एक अलग टर्म आप देख रहे हैं। आर्बो वायरस जो है ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ये बस नाम है। ये वो वायरसेस है जो आर्थ्रोपोड बॉर्न है, यानी ये ऐसे वायरसेस जो आर्थ्रोपोड के जरिए, फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स के जरिए हम तक पहुँचते हैं। सो दे आर नोन एज आर्बो वायरसेस। ये डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको उनकी कैटेगरीज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड टू रिमेंबर कि आर्बो वायरस कहते किसे हैं और ये कौन कौन सी बीमारियाँ कॉज करते हैं। देन रेबीज़ के बारे में बता चुका हूँ। रेप्डो वायरसेस जिन्हें रॉड शेप वायरसेस भी कहते हैं, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? उसी कैटेगरी से जिससे पैरामिक्सो वायरस बिलोंग करते हैं, जो मम्स कॉज करते थे या जो मीजल्स कॉज करते हैं। रेबीज़ के बारे में एक और बात आपको बताना चाहिए कि ये सिर्फ डॉग से नहीं होता। बहुत सारे लोगों का ख्याल है सिर्फ डॉग बाइट से होता है, बल्कि ये रैकून से भी होता है और ये फॉक्सेस से भी होता है। ठीक है, और ये बैट से भी हो सकता है। देन फ्लू वायरसेस विच आर ऑल्सो माइनस स्ट्रेन आरएनए वायरसेस, ये फ्लू कॉज करते हैं। मैंने बताया था इन्फ्लुएंजा और फ्लू का डिफरेंस लेक्चर के अंदर। अच्छा, देन ये हमारे पास हैं डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन। कौन कौन से तरीके हैं कि जिनसे वायरल डिजीज़ जो हैं वो ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो इस पर बहुत सिंपल से क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रांसमिशन मेथड ऑफ वायरल डिजीज़। तो पहला ट्रांसमिशन मेथड क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पॉसिबली वाया वूंड इन द स्किन। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये जो आपके फ्लू वायरसेस होते हैं या इन्फ्लुएंजा वगैरह होता है, ये आपका ड्रॉपलेट से जा सकता है। वूंड्स इन द स्किन के अंदर अगर कट वट लगा है, जख्म वख्म लगा हुआ है, तो वहाँ से HIV का वायरस भी जा सकता है और दूसरे वायरसेस भी जा सकते हैं। इवन ड्रॉपलेट वाले वायरस भी वूंड अगर किसी स्किन के अंदर मौजूद है तो वहाँ से ईजिली जा सकता है। इन्फेक्टेड सलाइवा, देर आर सम वायरसेस जो कि सलाइवा के थ्रू भी जा सकते हैं। लाइक आपके ये जो फ्लू वायरसेस होते हैं या इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं, ये सलाइवा के थ्रू जा सकते हैं। ये जो डॉग से आ रहा है रेबीज़ वायरस, ये सलाइवा के थ्रू आता है। ह्यूमन फीसीज, ह्यूमन का जो वेस्ट होता है, इसके थ्रू पोलियोमाइलाइटिस का वायरस भी जाता है और इसके थ्रू हेपेटाइटिस A का वायरस भी जाता है। वेक्टर्स के जरिए मैंने आपको बता दिया, जो आर्बो वायरसेस हैं या आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरसेस हैं, ये वेक्टर्स के जरिए आते हैं, किसी इंसेक्ट के जरिए आएंगे। सेक्सुअल इंटरकोर्स, होमोसेक्सुअल या हेटेरोसेक्सुअल हेपेटाइटिस है या एड्स है, ये जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए फैलते हैं। एंड हैंडलिंग ऑफ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, तो ये हमारे पास कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू वायरल डिजीज़ जो हैं वो एक से दूसरे के अंदर फैलती हैं। अभी जो वायरसेस हैं ये डिजीज़ के साथ साथ कैंसर की डेवलपमेंट के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, यानी ये कैंसर भी कॉज करते हैं। बुक के अंदर इसी चैप्टर के अंदर 2 कैंसर्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो वायरसेस कॉज करते हैं। उससे पहले प्लांट डिजीज़ जो हैं वो किस किस तरीके से ट्रांसमिट होती हैं, इसके 2 तरीके हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं, वर्टिकल किसे कहते हैं। मैं समझा चुका हूँ ये। एड्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। एड्स का जो वायरस है ये रेट्रो वायरस है। ठीक है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की एबिलिटी रखते हैं, इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। अच्छा, एड्स के वायरस के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये RNA वायरस है, इसके पास खुद RNA होता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके पास 2 RNA के मॉलिक्यूल होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कि एक वायरस है रियो वायरस, हमें याद रखना है कि जो डबल स्ट्रैंडेड RNA रखता है। बिल्कुल सही है। ये जो एड्स का वायरस है ना, इसके पास जो 2 RNA के मॉलिक्यूल है बेसिकली एक ही जैसे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि इसकी इन्फॉर्मेशन अलग हो और इसकी इन्फॉर्मेशन अलग हो। इन दोनों की इन्फॉर्मेशन सेम है, तो बेसिकली ये एहतियातन समझ लें कि एक के बजाय 2 कॉपीज़ लेके घूम रहा है। ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, यहाँ पे नॉन लिखा हुआ है। ठीक है, ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी बिल्कुल एक जैसे एग्जैक्ट कॉपी है। आपको ये पता होना चाहिए कि एड्स का वायरस कौन से सेल्स को अफेक्ट करता है और उससे कौन सी इम्यूनिटी जाती है। तो पहली बात, जो सेल्स हैं वो लिम्फोसाइट हैं। अब लिम्फोसाइट में 2 तरह के होते हैं, B और T। तो ये T लिम्फोसाइट होते हैं और T के अंदर भी डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं, तो दे आर कॉल्ड T4 लिम्फोसाइट, जिन्हें हेल्पर सेल भी कहा जाता है। इसके अलावा 2 सेल्स और हैं जो आपने पढ़े हैं, साइटोटॉक्सिक सेल और सप्रेसर T सेल। इनको अफेक्ट नहीं करता, ये हेल्पर T सेल को अफेक्ट करता है। अब T सेल जब भी अफेक्ट होते हैं तो उससे कौन सी इम्यूनिटी आपकी ख़राब होती है? तो आपने चैप्टर नंबर 14 में इम्यून सिस्टम पढ़ा होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी जो कि स्पेसिफिक के अंदर आती है, अडेप्टिव के अंदर आती है। एक को हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जो B सेल्स प्रोवाइड करते हैं, और एक कहलाती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो T सेल वो हैं जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जाती है एड्स के अंदर। ट्रांसमिशन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से तरीक़ों से होता है। मोस्टली जो है वो इस तरीके से होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। एक पार्टनर अगर इन्फेक्टेड है तो वो अनइन्फेक्टेड पार्टनर जो है उसके बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है HIV का वायरस। अच्छा, बाकी आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है और किस तरीके से नहीं होती। इस टॉपिक के एंड के अंदर आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से नहीं होती, तो मैं बताऊंगा कि वहाँ पे एक क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। तो इजी क्वेश्चन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रांसमिशन मेथड फॉर HIV। ठीक है, 4 इसमें से दे देंगे और 5वां यहाँ से दे देंगे।
यहाँ पर अगर आप देखें तो देयर इज़ नो एविडेंस दैट इन्फेक्शन कैन बी कॉज बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पांचवा ऑप्शन हो सकता है, या कैजुअल कॉन्टैक्ट, हाथ वाथ मिलाने से या जो है वो HIV का वायरस जो है वो नहीं फैलता। तो ये ट्रांसमिशन आपको पता होने चाहिए। बाकी ट्रांसमिशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट है, ड्रग यूज़र है, ठीक है, अनस्टेराइज्ड नीडल और सिरिंजेस हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओपन वुंड्स हैं, एंड प्रेग्नेंट वुमेन जो है पास कर सकती है प्लेसेंटा के थ्रू भी और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी। अच्छा, देन साइन एंड सिम्टम्स की अगर आप बात करें तो आपको फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए। डायरेक्टली एड्स वाले सिम्टम्स आना शुरू नहीं होते, इनिशियली फ्लू लाइक इलनेस होती है, नज़ला ज़ुकाम होगा और उसके बाद वो चली जाएगी। यानी बहुत सारे लोगों को उसके बाद कुछ भी नहीं होता, महीनों तक, सालों तक। मैंने बताया था आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जा रही है, ठीक है, इससे फिर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने लगते हैं। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वो हैं कि ये वो सांप हैं जिनको आप दूध पिला रहे थे, जिनको आप पाल रहे थे और ये मौके का इंतजार कर रहे थे कि किस वक्त आपको डसें। तो जैसे इम्यून सिस्टम डाउन जाता है ये बहुत सारे डिसीजेस कॉज करते हैं। आपको बताना चाहिए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो ये एक रेयर टाइप का निमोनिया यानी लंग्स इन्फेक्शन की वजह से जो है ये ज़्यादातर पेशेंट्स की डेथ होती है। ना दिस इज़ द स्किन कैंसर। एड्स के पेशेंट में स्किन कैंसर होता है जिसे कापोसिस सार्कोमा कहते हैं। अब ये जो कापोसिस सार्कोमा है ये एड्स का वायरस कॉज नहीं करता। एड्स का वायरस इम्यून सिस्टम को लो ले आता है, उसके बाद एक दूसरा वायरस है वो ये कॉज करता है कापोसिस सार्कोमा। तो मैंने अभी बताया था ना कि वायरसेस जो हैं वो कैंसर भी कॉज करते हैं। और ये वायरस जो है जो ये कापोसिस सार्कोमा कॉज करता है ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये हर्पीज़ वायरस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है जो लार्ज जीनोम DNA के अंदर आते हैं। बाकी ये सारे सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए, साइन एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है। जो भी साइन एंड सिम्टम जिस भी बीमारी के आपकी बुक के अंदर है वो एज इट इज़ पता होने चाहिए आपको। मैं सीधा ये साइन एंड सिम्टम दे के पूछ लूँगा कि भाई ये जो है ये किस बीमारी को डिनोट करते हैं। अच्छा, इसके बाद 50% केसेस में ये ब्रेन तक जाता है, जिसके बाद ये इरिवर्सिबल डिमेंशिया कॉज करता है, ठीक है। तो डिमेंशिया अगर हो रहा है किसी को तो लाजमी नहीं है कि तुम अल्जाइमर लगा के आ जाओ। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उसे इन्फेक्शन हुआ हो और HIV के अंदर भी डिमेंशिया हो सकता है, ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है, मेंटल एजिलिटी, बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं। इतनी बात पता है तो काफ़ी है। देन ये कुछ ड्रग्स के नाम है ये पता होने चाहिए, एजिडोथाइमिडीन या जिसे ज़ाइडोब्यूडीन भी कहते हैं, AZT। और ये वो दवा है जो कि अटैक कर सकती है इसको विद इन द ब्रेन, जो कि बेसिकली मेजर रेजरवायर होता है जहाँ पर जाकर ये बेसिकली बैठ जाता है ब्रेन के अंदर। तो ये ड्रग उसे ब्रेन के अंदर जाकर भी इन्फेक्ट कर सकती है। पूरी लाइन उठाकर दे दी जाएगी कि वो ड्रग जो कि वायरस को अटैक कर सकती है इवन इन द ब्रेन वो कौन सी है। तो ये वाली ड्रग है एजिडोथाइमिडीन या ज़ाइडोब्यूडीन। दूसरी ड्रग है राइबोवायरिन, इसका नाम पता होना चाहिए। तीसरी ड्रग है सोमेरिन। सोमेरिन बेसिकली एक एंटी पैरासाइटिक ड्रग है जो पैरासाइट्स के खिलाफ, वर्म्स वगैरह के खिलाफ काम आती है, लेकिन इसको भी यूज़ किया जाता है। ये वायरस की रिप्रोडक्शन को स्लो डाउन करती है। ये हो गया हमारा एड्स का टॉपिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हेपेटाइटिस। बस ये खत्म हो रहा है चैप्टर। हेपेटाइटिस जो है आपका, इसके बारे में आपको ये बताना चाहिए कि ये इन्फ्लेमेशन है लिवर की और ये कॉज कैसे कैसे होती है। चूँकि आप वायरस का चैप्टर पढ़ें तो बच्चे जो है ना वो वायरस लगा के आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 ऑप्शन दे दूँ आपको। हेपेटाइटिस इज कॉज बाय नंबर 1 वायरस, नंबर 2 ड्रग्स, एंड नंबर 3 अल्कोहल, एंड नंबर 4 जो है ऑल ऑफ दिस। तो बच्चे लगा के आ जाएंगे वायरस, क्योंकि उन्हें पढ़ा वायरस से होती है। लेकिन अगर आप पहली लाइन के अंदर देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि वायरल इन्फेक्शन से भी होती है। टॉक्सिक केमिकल बेसिकली आपका अल्कोहल हो गया या कोई और भी केमिकल हो गया, जैसे कि एफ्लाटॉक्सिन था, आपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ा, या फिर ड्रग्स, इवन नॉर्मल ड्रग्स। आपकी जो मेडिसिन होती है ना, कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है कि वो जाके लिवर को डैमेज करती हैं और हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। तो अगर तीनों ऑप्शन दिए हुए तो ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं बीमारी के, कैसे पता लगेगा। तो आपको एज इट इज़ पूरी लाइन उठाकर दे दूंगा, मैं पूछ लूँगा कि भाई ये कौन सी बीमारी को इंडिकेट कर रहे हैं। देन हेपेटाइटिस ए वायरस आपको पता होना चाहिए किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये एनवेलप्ड RNA वायरस है, ठीक है, एनवेलप्ड RNA। हेपेटाइटिस ए भी और हेपेटाइटिस सी भी। जो बी है ये डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं और ये अनयूजुअल DNA वायरस है। अनयूजुअल क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था कि डबल स्ट्रैंडेड DNA वाला तो है, लेकिन इसका DNA कंप्लीटली डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड है, कहीं ना कहीं से सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। इसका जो DNA है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि 2 तरह की प्रोटीन बनाता है। एक को कोर प्रोटीन कहते हैं जो बिल्कुल सेंटर में होती है, और एक सरफेस प्रोटीन होती है जो कि बाहर की तरफ होती है। इसके अलावा ये एक ऐसा एंजाइम बनाता है जो DNA से DNA बना सके, उसका नाम है DNA पॉलीमरेज। आप पढ़ चुके हैं जब रेप्लिकेशन होती है तो ये अपना एंजाइम बना सकता है। यानी इस वायरस के पास जो DNA है उसमें ये एबिलिटी है कि ये अपना एंजाइम बनाकर अपनी कॉपीज बना सकता है। यानी ये सेल के एंजाइम के ऊपर जो है वो रिलाय नहीं करेगा।
अच्छा देन इसके पास कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? देखिए किसी उसका न्यूक्लियोटाइड का काउंट आपको नहीं बताया हुआ, तो चूंकि एक का बताया हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस वायरस के डीएनए के अंदर जो है वो 359 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ये बहुत कम अमाउंट है। पूरी लाइन दी हुई है यहाँ पे। अगर आप वायरॉइड्स को देखेंगे तो वायरॉइड्स के पास जो आरएनए होता है उसमें जितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं बस उससे ऊपर ये वाला वायरस आता है, ठीक है। तो ये सबसे लीस्ट है जो कि पैथोजन है, डिजीज़ कॉज करने वाले हैं, उनमें सबसे लीस्ट जीनोम जो है ना वो इसके पास है। इतनी बात हो गई। देन हेपेटाइटिस बी जो है ना ये लिवर कैंसर कॉज करता है। मैंने बताया था आपको 3 चीज़ें हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये दोनों लिवर कैंसर कॉज करते हैं, और एफ्लाटॉक्सिन। तो बी जो है ये लिवर कैंसर कॉज करता है इवन इन द कैरियर। कैरियर वो है कि जिसके अंदर आपको अलामात नज़र नहीं आई अभी तक, यानी उसके अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू नहीं हुई, लेकिन वायरस ने इतना हद तक डैमेज कर दिया लिवर को कि अंदर जो है वो एबनॉर्मेलिटी हो रही है, एबनॉर्मल सेल बन रहे हैं। वैक्सीन डेवलप हो चुकी है, ए के खिलाफ भी हो चुकी है, बी के खिलाफ भी हो चुकी है, सी के खिलाफ नहीं हुई है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो आप पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर, उस मैकेनिज्म के जरिए बैक्टीरिया से हमने क्या करवाया है, हेपेटाइटिस बी की जो है वो वैक्सीन बनवाई है। हेपेटाइटिस सी वायरस जो है इसके ट्रांसमिशन देख लें, सेक्सुअल कांटेक्ट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। परेशान होने वाली बात नहीं है, इजी चैप्टर है। ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना होगा।